नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबरों की पूरी पड़ताल। जानेंगे एक एक अपडेट, तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों पर। तो आज न्यूज पंच के जरिए 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जिसमें सबसे पहली खबर होगी आम आदमी पार्टी से जुड़ी, जहां आम आदमी पार्टी हर रोज नए नए मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों से आम आदमी पार्टी किनारा करते हुए नजर आ रही है। हर रोज एक नए मुद्दे पर बहस छिड़ रही है। कौन कौन से हैं वो अहम मुद्दे बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है, दूसरी प्रमुख खबर का अगर हम रुख करें तो वो है दिल्ली से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि प्रदूषण की वजह से एक बार फिर से ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। क्या है ग्रेप 3 लागू करने के बाद पाबंदियां और क्यों हम कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली में सांसों पर आपातकाल लग गया है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां पर ट्रंप को इस वक्त उनका अतीत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर ट्रंप का ये अतीत क्या है और क्यों ट्रंप के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई नजर आ रही हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, और जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज न्यूज पंच में दिल्ली की खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर पारा इन दिनों हाई बना हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हर रोज नए नए मुद्दों पर बहस हो रही है, कभी धर्म को लेकर, कभी मुफ्त वाली योजनाओं को लेकर, तो कभी जाति को लेकर, तो कभी राज्यों के लोगों को लेकर। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सियासी बैटिंग करते हुए दिल्ली में जाटों के ओबीसी वर्ग में शामिल न होने और पिछले वर्ग का आरक्षण न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही फर्जी वोटर का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का भी जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल के इन बयानों पर दिल्ली से लेकर के यूपी बिहार तक सियासत गर्म है और बीजेपी भी हमलावर है। दिखाएंगे आपको दिल्ली के दंगल की हर एक सियासी हलचल, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है दिल्ली चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है दिल्ली के अंदर वो शुरू हो चुकी है। और मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख है 17 जनवरी। अगर इसी के साथ हम देखें तो तीनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का भी घोषणा जारी हो चुकी है। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 17 तारीख तक नामांकन हो सकते हैं। इसके साथ ही नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 20 जनवरी है। तो दिल्ली के अंदर लगातार सियासत गर्म है और चुनाव प्रचार का आज से भी आगाज भी हो चुका है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 48 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 5 तारीख को मतदान होना है दिल्ली के अंदर, और जिसके बाद में 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, जिन पर सभी की निगाह बनी हुई है। और क्योंकि आपको बता दें कि पिछली सरकार जो अभी सरकार चल रही है वो 23 फरवरी तक का सरकार का कार्यकाल है, और 23 फरवरी से पहले ही कहीं ना कहीं सत्ता में जो भी पार्टी जीतती है उसको शपथ लेनी होगी। इसके साथ ही आखिर यूपी बिहार का जिक्र किस तरीके से किया गया, जाटों पर क्या कुछ कहा गया, वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर बड़ा गड़बड़ झाला है, ये बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले फर्जी वोटर बनवा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान से पहले। यूपी बिहार से लोगों को लाया जा रहा है, एक बड़ा आरोप यूपी और बिहार के लोगों पर लगाया गया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 13,000 नए लोग कहां से आए हैं, ये बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। तमाम आरोप लग रहे हैं और नई दिल्ली में वोटर लिस्ट में स्कैम है, ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जनता 5 फरवरी को जवाब देगी। यूपी बिहार के लोगों का किस तरीके से अपमान हुआ है इसका जवाब दिया जाएगा। जेपी नड्डा कहना है कि फर्जी आप हैं, फर्जी आपकी नीयत है, यानी कि आम आदमी पार्टी को कोट करते हुए उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मेहनतकश लोग हैं यूपी बिहार के, उनका सीधे तौर पर अपमान आम आदमी पार्टी
कर रही है। आइए आपको एक बार सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस वक्त नेताओं का। 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। दिल्ली को जितना बर्बाद आपने करना था वो आप कर चुके। दिल्ली का विकास रोककर जितना खजाना आपने दिल्ली का लूटना था आप लूट चुके। लेकिन कम से कम दिल्ली का सौहार्द मत बिगाड़िए। दिल्ली पूरे देश का कल्चर है, ये दिल्ली सबकी है। लेकिन जिस तरह से कल आपने हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को फर्जी वोटर कहकर पूरे पूर्वांचल समाज का जो नाम खराब किया है, बदनाम किया है, वो बेहद निंदनीय है। और ये कोई पहली बार नहीं किया आपने केजरीवाल जी। ये आपके मन का काला सच है जो बार बार आपकी जुबान पर आता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली में जाटों पर एक बार फिर से राजनीति तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जो लड़ाई है अब वो कहीं ना कहीं जाटों पर आ चुकी है और क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको एक बार बताते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जाट पर सीधे तौर पर यह दाव खेला गया है और दिल्ली के जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करें, ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इसके साथ ही जाटों की लड़ाई पर उनका यह भी कहना है, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है उनके ऊपर ही अब पलटवार भी हो चुका है, उन्हीं के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। बीजेपी ने दिया है जाटों को सम्मान, ये बात प्रवेश वर्मा की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केजरीवाल पर जाटों के खिलाफ काम करने का आरोप है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है और अब तैयारी हो रही है दूसरी सूची की। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। आज सीईसी की बैठक होनी है भारतीय जनता पार्टी की और ऐसे में 41 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल इस बैठक में किए जाएंगे, यानी कि बहुत जल्द दूसरी सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए जल्द आने वाली है। अब तक 29 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग चुकी है और अब इंतजार किया जा रहा है दूसरी सूची का, क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो आज से नामांकन भी शुरू हो रहे हैं। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो अगली खबर का साथ ही रुक करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आखिर कौन कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है वो भी आपको बता दें। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया चुनावी मैदान में है। बादनी से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान और नागलोई जाट से शौकीन को टिकट दिया गया। इसके साथ ही रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता को, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल और साथ ही करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम, पटेल नगर से राजकुमार आनंद को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उतारा है। कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई। इसके साथ ही राजौरी गार्डन की सीट की बात करें तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी सीट से आशीष सूद, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत जो पहले आम आदमी पार्टी में थे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और वहीं जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये तमाम उम्मीदवार हैं। 29 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा चुकी है और अब बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची भी जारी करने जा रही है। हमारे साथ में ताजा अपडेट के लिए इस वक्त धीरज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धीरज, दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो हर रोज नए नए चुनावी मुद्दे नजर आ रहे हैं। कभी फ्री बिज, मुफ्त की रेवड़ियों की बात आती है, तो कभी जातियों की बात की जाती है, कभी धर्म की बात होती है और जाटों की लड़ाई के साथ साथ अब तो अगर हम देखें तो ये लड़ाई अब यूपी बिहार का जिक्र भी इस लड़ाई में हो रहा है। दिल्ली के अंदर यूपी बिहार के लोगों का जिक्र हो रहा है। देखिए, आज की ये जो लड़ाई है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह ही प्रेस वार्ता करके एक तरीके से ये संदेश दे दिया है आम आदमी पार्टी को कि पूर्वांचल की जो लड़ाई है ये बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता ने
जो पूर्वांचल के वोटर का अपमान किया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एक विधानसभा में 12,000 से लेकर 13,000 वोट जो ये बढ़ रहे हैं, ये वोट बिहार यूपी के वोट है, जिनका कि वोट यहाँ फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है। तो एक तरीके से बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर बताकर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वही घेरते दिख रहे हैं। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता में कहा, आप मुझे गाली दीजिए, बीजेपी अध्यक्ष को गाली दीजिए, लेकिन आप पूर्वांचल के लोगों को गाली मत दीजिए। इशारा साफ है कि अब जो पूर्वांचल के खिलाफ एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी का जो बयान है, उस बयान को बीजेपी ने एक तरीके से आज आधार बनाकर और जैसा कि अब से थोड़ी देर के बाद जो पूर्वांचल के नेता जो यहाँ के सांसद हैं दिल्ली से मनोज तिवारी, वो पूर्वांचल मोर्चा के साथ एक तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर करने वाले हैं। और ये आंदोलन ऐसा लगता है कि ये बृहद पैमाने पर फैलेगा और जिस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। और जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो केवल दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के सीटों पर 13,000 वोट कैसे बढ़ गए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 8 से 10 सीटों का डेटा दिया है और उन्होंने साफ तौर पे पूछा है कि मुझे ये बताएं कि 48,000 वोट बुरारी में कैसे बढ़ गए, किरारी में कैसे वोटों की संख्या बढ़ गई है। किसी विधानसभा क्षेत्र में 30,000, किसी में 35,000 जो डेटा मैं आपको दूंगा, तो ये कैसे बढ़ गए। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता को घेरने की कवायद शुरू हो गई है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए, और अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो लगातार नजर दिल्ली के दंगल पर बनी हुई है, एक एक सियासी हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का होगा, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे ग्रैब 3 को लेकर क्या कुछ दिल्ली में लगाई गई है दोबारा से पाबंदियां। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। जनपद हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर घने कोहरे के कारण एक हादसा सामने आया है। दरअसल नेशनल हाईवे 9 पर कई वाहन जो है वो आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल मौसम लगातार खराब है, जहां ठंड बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ कोहरे का सितम भी है। 8 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 9 की ये पूरी कहानी इस वक्त आपको बता दें, जहां आपको बता दें जनपद हापुड़ में घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। एक साथ कई वाहन लाइन से जब वहां से गुजर रहे थे तो कई वाहन आपस में भिड़ गए हैं। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी इस वक्त मिली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक तरह से देखें तो ठंड के सितम के साथ साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। वहीं बात अगर दिल्ली की भी करें तो दिल्ली में भी आज कोहरे का सितम देखने को मिला। विजिबिलिटी काफी कम नजर आई आज। तो वहीं नेशनल हाईवे 9 पर भी कई वाहन भिड़ गए विजिबिलिटी ना होने की वजह से। हालांकि इस हादसे को लेकर के एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 8 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें वहां पर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में जहां एक और ठंड का सितम जारी, तो वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण में फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजधानी के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की खराब होती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CQM ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैब 3 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह निर्णय दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में तेज वृद्धि के बाद लिया गया और इस चरण के साथ ही तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कई कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा और 5वीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। आज की ही अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है।
ग्रैब 3 लागू होने के साथ ही दिल्ली वासियों के दिल में अब यही सवाल है कि आखिर कब मिलेगी राजधानी दिल्ली को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत। आखिर क्यों नहीं लग पा रही इस प्रदूषण पर कोई रोक, कोई लगाम? कब दिल्ली वाले लेंगे स्वच्छ हवा में सांस? कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की, लेकिन उनसे पहले आपको दिखाते हैं ग्रैब 3 के तहत दिल्ली में क्या कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो ग्रैब 3 में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है। ये वाहन जो है दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं और अगर एंट्री की जाती है तो इन पर इनका चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्यों पर फिलहाल अभी रोक लगा दी गई है। ग्रैब 3 के तहत धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन करना बेहद जरूरी है, यानी कि आपको अगर कहीं भी धूल उड़ रही है तो वहां उसको खत्म करना होगा। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 पाबंदियों के तहत क्या कुछ पाबंदियां दिल्ली के अंदर है, दिल्ली NCR में, वो आपको समझा रहे हैं। सड़क निर्माण, अन्य निर्माण परियोजनाओं पर रोकने से जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाए। वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम भी प्रतिबंधित हैं। दिल्ली के अंदर वेल्डिंग और गैस कटिंग का काम भी नहीं कर सकते हैं। सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग का काम भी नहीं हो सकता है। तो ग्रैब 3 के अंडर में क्या कुछ पाबंदियां इस वक्त दिल्ली में लगी हैं वो आपको समझा रहे हैं। हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है। ग्रैब 3 जब लग जाता है तो हर रोज सड़कों पर सफाई होती है, पानी की बौछारें की जाती हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही आखिर कौन कौन से ग्रैब कब कब लगाए जाते हैं, कितने पॉल्यूशन पर कौन सा ग्रैब लगाना चाहिए, वो आपको बताते हैं। अगर AQI 201 से 300 के बीच है तो ग्रैब 1 लागू किया जाता है। वहीं AQI 301 से लेकर के 400 के बीच है तो ग्रैब 2 लागू किया जाता है। AQI अगर 401 से 450 है तो ग्रैब 3 लागू होगा और अगर AQI 450 से ज्यादा है तो ग्रैब 4 लागू किया जाता है। तो कब कौन से स्टेज दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में लागू होते हैं ग्रैब के, वो आपको समझा रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पराक्रम उस वक्त जुड़ रहे हैं। पराक्रम, दिल्ली के अंदर क्या कुछ पाबंदियां हैं ग्रैब 3 के जरिए, वो तो हमने अपने दर्शकों को बता दी, लेकिन इसके साथ ही दर्शकों का सवाल सिंपल सा है, दिल्ली वालों का सवाल एकदम सीधा साधा कि आखिर दिल्ली वालों को इस प्रदूषण से कब राहत मिलेगी? आखिर क्यों बार बार ग्रैब 3 लागू किया जा रहा है? देखिए कृतिका, ये सवाल डीडी न्यूज भी दिल्ली की सड़कों पर उतरकर बार बार पूछ रहा है और जिसका सीधे तौर पर जो खामियाजा है वो दिल्ली की आम जनता भुगत रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो तो सियासत में उलझे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, हालांकि मुख्यमंत्री अभी आतिशी है, लेकिन तमाम भ्रष्टाचार और घोटालों में घिरी आम आदमी पार्टी जब अपने आपसी कलह और भ्रष्टाचार की सियासत से ऊपर उठे तो शायद दिल्ली वालों की सुध ले। और ये जो स्थिति है, हमने देखा कि ठंड का सितम तो है ही और उसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 अब लागू करना पड़ा है, क्योंकि दिल्ली और NCR में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 401 से 450 के बीच है। 401 के पार यदि ये जाता है तो ये खराब से बहुत खराब श्रेणी के अंतर्गत आता है कृतिका। और ऐसे में कई सारी पाबंदियां जो हैं ग्रैब 3 की वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण, मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जो नए नियम इसमें जोड़े गए कृतिका, इसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा। BS3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के जो मीडियम गुड्स व्हीकल हैं अब दिल्ली में नहीं चल सकेंगे। जरूरी सामान ले जा रहे हैं MGV को इसमें हालांकि छूट दी गई है। इसके अलावा NCR से आने वाली इंटरस्टेट बसों को दिल्ली में नहीं आने दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, CNG बसों और BS6 डीजल बसों को इसमें छूट दी गई है। साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसें, टेम्पो ट्रैवलर को भी छूट दी गई है। साथ ही साथ कृतिका, ग्रैब 3 में लोगों के लिए CQM ने महत्वपूर्ण सलाह दी है, वो ये है कि कम दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह यहां पर दी गई है। संभव हो तो कार पूलिंग करने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ साथ सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें लोग। दफ्तर से यदि इजाजत हो तो वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है और निर्माण कार्य समेत दूसरी प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने की सलाह ग्रैब 3 के तहत CQM ने आम लोगों को दी है। लेकिन कृतिका, सीधे तौर पर सवाल है कि जो जिम्मेदार हैं, जिनका ये काम है कि प्रदूषण के स्तर को नियमित रूप से मॉनिटरिंग करते हुए उसको रोका जाए, दिल्ली की जो जनता है उनकी जो सांस है वो जहरीली हवा के हवाले ना चढ़े और उनको एक बेहतर और खुले और स्वच्छ वातावरण में उनको जगह दी जाए। ऐसी स्थिति तो हम दिल्ली सरकार से जो अपेक्षित है वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चों से लेकर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें तमाम तरह की सांस संबंधी बीमारी
गोलीबारियां हो रही हैं और ये हालात जो है सीधे तौर पर इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। कृतिका, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही बड़ा झटका लग चुका है, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आज हश मनी केस में उनकी सजा का ऐलान होना है, तो वहीं 20 जनवरी को अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह भी है और इसी के चलते ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में सजा को रोकने की अपील भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सजा को रोकने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में 52 सीटें हैं, तो वहीं डेमोक्रेट्स के पास में 47 सीटें हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन के पास 216 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास है 209 सीटें। फिलहाल न्यूयॉर्क कोर्ट के जज 10 जनवरी यानी कि आज सजा सुनाने का ऐलान करेंगे और इसी बीच सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा सुनाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर पोर्न स्टार को गुप्त रूप से पैसे देने का आरोप है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले वो अपने दर्शकों को बताते हैं, जहां ट्रंप पर संकट के बादल हैं और ये संकट के बादल क्यों हैं वो आपको बता रहे हैं। दरअसल हश मनी केस में आज अहम फैसला कोर्ट की तरफ से, न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा और शपथ से पहले कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी है। कुल मिलाकर देखिए तो मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई आज नजर आ सकती हैं। सजा में क्या ऐलान होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हश मनी केस जो सालों से उनके ऊपर चल रहा है उस मामले में सजा उनको सुनाई जा सकती है। पोर्न स्टार को पैसे देकर के चुप करवाने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर है। हालांकि ये पुराना मामला है और पुराना मामला कहीं ना कहीं जो अतीत है डोनाल्ड ट्रंप का वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप को पेश होना है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ट्रंप पर अब संकट के बादल हैं। सजा पर रोक लगाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जज ने जेल न भेजने के लिए सीधे तौर पर संकेत भी दे दिए, यानी कि जेल की सजा तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में क्या सजा होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 20 जनवरी में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है जब नए राष्ट्रपति के तौर पे शपथ लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। तो फिलहाल इस पर नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर ये पूरा हश मनी केस क्या है, आखिर क्या है ये पूरा अतीत जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आ रहा है। दरअसल ट्रंप पर पॉर्न स्टार के साथ 2006 में यौन संबंध बनाने का आरोप है और ये पूरा मामला अब निकलकर सामने आया, जहां 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी खूब चर्चा में 2006 का ये पूरा मामला रहा था, जिसके बाद में स्टॉर्मी ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक करने की भी धमकी दी थी और इस धमकी के साथ ही ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। ट्रंप ने चुप रहने के लिए स्टॉर्मी को गुप्त रूप से पैसे दिए थे, जिससे कि वो चुप रहे ताकि ये मामला उजागर ना हो और इस पूरे मामले में अब आरोप लगाए कि ट्रंप ने $1.30 लाख को दिए गए थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या सजा डोनाल्ड ट्रंप को आज मिलेगी। भुगतान छिपाने के लिए रिकॉर्ड में भी हेराफेरी का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पर है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, 20 जनवरी को होना है डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाएंगे और उसके बाद में अगर हम देखें तो आज जो सजा का ऐलान होगा उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए कृतिका, जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है, कोशिश बड़ी थी। इसका जजमेंट लगभग मई 2024 में आया था और ट्रंप के जो लॉयर्स थे बार बार लगातार इसका जो फाइनल जजमेंट है उसको डिले करने में कामयाब रहे थे। मैं कहूँगा एक तरह से जो यूएस जुडिशियल सिस्टम है उसकी पारदर्शिता यहाँ साफ दिखती है। भले ही 10 दिन दूर है वो 47वें राष्ट्रपति बनने से, लेकिन एक जजमेंट आना और जजमेंट में एक तरह से एक डिस्चार्ज जिसे कहते हैं ट्रंप को मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। इसमें दो साफ चीज़ें हैं। 34 काउंट पर फेलेनी चार्जेस है उन पर, इस मतलब हर फेलेनी चार्ज पर $5,000 लगते हैं, तो लगभग $1,70,000 का फाइन ट्रंप पर लगेगा। लेकिन जज ने यह भी साफ किया है कि कोई इस तरह का प्रोबेशन या फिर कोई जेल टर्म नहीं होगा। तो मैं कहूँगा एक मिला जुला रिएक्शन रहेगा ट्रंप के लिए। तो लेकिन
ट्रंप जरूर फाइन या दिखते देंगे, लेकिन और एक फेलिनी चार्ज है और फेलिनी चार्ज के जो काउंट्स होते हैं 34 है और इसकी बदौलत वो एक स्टेट चार्ज है और वो राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी अपने आप को इसमें माफी नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्टेट चार्जेस है और उनके पास सिर्फ फेडरल चार्जेस पर इस तरह के राइट्स होते हैं राष्ट्रपति के बाद जहां वो खुद को माफ कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके पास अपने लिए माफी या फिर माफी पाने का विंडो नहीं है। लेकिन जब एक कॉन्विक्ट बनते हैं, कोई राष्ट्रपति कभी कॉन्विक्ट नहीं होता या फिर कोई राष्ट्रपति पर इस तरह के चार्जेस नहीं आते, तो जरूर आने वाले समय में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत देशों में होती है। अगर आप एक कन्विक्टेड फेलन है तो राष्ट्रपति के रूप में उन पर जरूर मुश्किलें आएंगी, लेकिन ऐसा प्रेसिडेंट हमें पहले भी देखा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसी तरह फंसे हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ड्रंकन ड्राइविंग को एडमिट करके एक बार फंसे थे। तो ऐसे में विंडो है राष्ट्रपति के लिए यहाँ नेविगेट करने का। मैं कहूँगा कहीं हार कहीं जीत वाला हिसाब, कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन अगर पूरे जजमेंट को देखें तो ट्रंप संतुष्ट रहेंगे कि फाइन देकर इस बड़ी मुश्किल से वो बरी हो रहे हैं। चलिए, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। अनिल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सजा दी जाती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ और तमाम खबरों का भी रुख करते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।